इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट जारी है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का अगर इसके ऑल टाइम हाई जो कि 27 सितंबर 2024 को था और आज के डेट लगभग 25 अक्टूबर के बीच में गिरावट को देखिए तो लगभग 10.5% निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स गिर चुका है। और ये गिरावट सिर्फ लार्ज कैप तक ही सीमित नहीं है बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट सितंबर लास्ट वीक से ही शुरू हो गया था और अब तक लगातार जारी है, यानी लगभग मोटा मोटी हम लोग देखें तो एक महीने से ये लगातार गिरावट हो रही है। और इसका प्रमुख रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो 1 अक्टूबर से लेकर के अब तक आप देख पा रहे होंगे कि जो FII का नेट परचेज और सेल है वो हमेशा निगेटिव में आ रहा है। यानी कि अब तक आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ यानी 25 अक्टूबर 2024 तक जो टोटल अक्टूबर माह में सेलिंग हो चुकी है वो 1 लाख करोड़ से पार हो चुका है, जो कि FII के द्वारा किया गया है। इतनी भारी मात्रा में जो सेलिंग है वो कोरोना के समय भी नहीं की गई थी, उससे भी ज़्यादा, मतलब कि अब तक का ये हाईएस्ट है कि किसी एक मंथ में अब तक FII ने सबसे ज़्यादा सेलिंग की है। 1 लाख करोड़ से भी ये पार हो चुका है। अब जहां एक तरफ सारे रिटेल इन्वेस्टर जो कि 2020 कोरोना के बाद से पहली बार मार्केट में एंट्री किए हैं और वो एक तरफा रैली देखे हुए थे, नो डाउट उनके मन में जब उनका पोर्टफोलियो रेड में जा रहा होगा तो नो डाउट वो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन में जरूर आ रहे होंगे और उनके मन में ये स्थिति बन रही होगी कि क्यों ना मैं यहाँ से सेल आउट करके निकल जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि और ज़्यादा मार्केट क्रैश हो और पूरा मेरा पोर्टफोलियो ही जीरो हो जाए। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर को थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है कि देखिए ये मार्केट इसी तरीके से बिहेव करता है। ऐसा नहीं होगा कि हर एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 20% 30% का रिटर्न बना करके दे, ऐसा रियलिस्टिक डेटा नहीं होता है। अगर आप पिछले 15 साल 20 साल का डेटा उठा करके देखेंगे तो इसी प्रकार से मार्केट बिहेव करती है। एक साल आपको पॉजिटिव में 30% रिटर्न दे रहा है तो अगले साल -10% भी रिटर्न दे सकती है। एवरेज जो आप देखते हैं कि हमने पिछले 10 साल में इतना रिटर्न कमाया, वो एवरेज रिटर्न होता है जिसमें किसी एक फाइनेंशियल में पॉजिटिव, किसी एक में फ्लैट, किसी एक में नेगेटिव, और इसी प्रकार से मार्केट का एवरेज जब आप निकालते हैं तो वो 18% 15% हमें देखने को मिलता है। तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा और आपके लिए जो आज सिचुएशन है वो पैनिक करने का नहीं है बल्कि इसको एंजॉय करने का है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा में मनी है तो आप इस समय और ज़्यादा परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको जो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट है वो और ज़्यादा मिलेंगे और जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये जो यूनिट आज आप परचेज कर रहे हैं वो आपको अच्छा खासा रिटर्न बना करके देंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो आपका एवरेज NAV होता है वो और नीचे चला जाएगा जब आप इस समय इस सिचुएशन में मार्केट में और ज़्यादा पैसा डालेंगे। तो इन सभी चीज़ों को एंजॉय करना चाहिए और प्रॉपर अवेयरनेस के साथ जब आप मार्केट में एंट्री करते हैं तो इन सभी चीज़ों से आप डरते नहीं है। आज के वीडियो में हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे कि जहां पर एक तरफ सभी लोग पैसा इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं और सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो हमें टैक्स पे करना होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर अभी वर्तमान नियम के हिसाब से 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर हमें 12.5% का टैक्स देना पड़ता है। और जब हमारा टाइम होराइजन काफ़ी लंबा होता है तो हमारा ये जो टैक्स लाइबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बन जाता है, कई बार ये लाखों में हो जाता है। तो उस टैक्स लाइबिलिटीज़ को कैसे कम कर सकते हैं इस मार्केट की गिरावट के कंडीशन में और बिना हमारे कंपाउंडिंग को इफेक्ट करते हुए, इसको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और डेटा के साथ ये वीडियो है तो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। इसके लिए हमें एक फंड की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने यहां पर रैंडमली एक फंड को पिक किया है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये कोई भी रिकमेंडेशन या फिर सजेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ये फंड को पिक किया गया है। ठीक है, चलिए अब मैं आज से 2020 में जब कोरोना का काल चल रहा था, जिस समय मार्केट लगभग 30% से ज़्यादा करेक्ट हो गया था, उस समय का सिनेरियो ले रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर आप मार्केट के देखेंगे तो लगभग 10% के आसपास का मार्केट में गिरावट चल रहा है और अभी मार्केट कहाँ पर जाकर के रुकेगा कोई नहीं जान सकता। तो हम एक ऐसे सिनेरियो को ले रहे हैं जो कि इससे भी वर्स्ट कंडीशन था कोरोना के समय का। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर पिछले 5 साल का चार्ट ले रखा है और यही वो सिचुएशन है कोरोना के समय का। ठीक है, इस सिचुएशन को मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि डेटा हमारे सामने और ज़्यादा स्पष्ट होकर के आए। देखिए ये कोरोना के समय का सिचुएशन हमारे पास आ गया। मैं यहाँ पर क्या चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक रिटेल इन्वेस्टर है जो कि इस पॉइंट पर एंट्री किया मार्केट में, यानी जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर था और यहाँ पर ये सिचुएशन आ गया, यानी कि लगभग 30% से ज़्यादा उसका जो पोर्टफोलियो था वो निगेटिव में जा चुका था। अब इस निगेटिव को लेकर के उसके पास 2 सिचुएशन थी, या तो वो उसको एंजॉय करता और ज़्यादा पैसे डालता या फिर
इसमें अपने टैक्स लाइबिलिटीज को वो कम कर सकता था। कैसे, इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस मार्केट पर वो एंट्री किया और मान लीजिए 10 लाख उसने पैसे इन्वेस्ट किए, और 10 लाख पैसे इन्वेस्ट करने पर इस समय पर जब मार्केट सबसे ज़्यादा लो बनाया था उस समय, इस समय 10 लाख की कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एनएवी देखना होगा। तो यहाँ पर जो एनएवी था 31 रुपया और लगभग 26 पैसे के आसपास था। तो 10 लाख जो रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि इस एनएवी के हिसाब से कितने यूनिट्स उसको अलॉट हुए होंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 10 लाख को मैंने उस डेट के एनएवी से डिवाइड कर दिया। हालांकि कुछ स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो 0.005% आपको पे करना होता है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये बहुत माइन्यूट सा अमाउंट होता है, जिसको मैं यहाँ पर राउंड फिगर कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप पहले से जान रहे होंगे, ठीक है। तो मैं मोटा मोटी केवल कैलकुलेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी अगर मार्केट क्रैश होता है तो, या फिर मार्केट में अच्छी खासी गिरावट होती है तो यहाँ पर जो हमें नंबर ऑफ यूनिट्स देखने को मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे, 31,989 यूनिट्स हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद से जब मार्केट में यहाँ पर करेक्शन हो गया तो यहाँ का अगर मैं एनएवी आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो 19 रुपया और 62 पैसा ये एनएवी है, और ये था डेट 23 मार्च 2020। यानी कि हमने पैसा लगाया मान लीजिए कि 20 फरवरी को और 23 मार्च 2020, यानी कि मोटा मोटी हम लोग एक महीने की बात कर रहे हैं। एक महीने में ही हमारा जो पैसा है वो कितना गिर करके कम हो गया उसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमें यूनिट्स अलॉट हुए थे उसका आज के डेट में, मतलब कि मार्केट करेक्ट होने के बाद उस डेट में कितना उसका अमाउंट बच गया था, इसको कैलकुलेट करते हैं। अब जो टोटल उसको यूनिट्स मिला था इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं उस दिन के एनएवी से, यानी 19 रुपया 62 पैसा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 10 लाख उसने इन्वेस्ट किया था और उसकी वैल्यू आज के डेट में, मतलब मार्केट करेक्ट होने के बाद से उसका वैल्यू लगभग 6.25 लाख हो गया था। कितना, लगभग 6.25 लाख। 10 लाख इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। अब आप समझ पा रहे होंगे 3,75,000 अमाउंट उनका केवल एक महीने में ही कम हो चुका है। 10 लाख इन्वेस्ट किया था और अब मार्केट करेक्ट होने के कंडीशन में उनका अमाउंट सिर्फ 6,25,000 बचा है। अब इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे इसको समझते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें प्रिडिक्ट कर पाना कि ये ऑल टाइम हाई है और ये ऑल टाइम लो है बहुत मुश्किल है। लेकिन जब भी मार्केट में इस प्रकार से गिरावट होती है, जैसे लगातार चलती है, जैसे ये जो गिरावट हुई वो एक दिन में नहीं हुई, वो एक महीने में लगातार धीरे धीरे करके मार्केट गिर रही थी। और आज का जो सिनेरियो है, अगर अक्टूबर माह में देखेंगे तो पूरे अक्टूबर ही कभी 1%, कभी 2%, कभी आधा परसेंट, कभी 0.25%, इस प्रकार से मार्केट लगातार पूरे अक्टूबर भर गिरती रही है। तो सिचुएशन सेम ही आपको देखने को मिलेगा। जो कोरोना के समय में गिरावट हो रही थी वो एक महीने में लगातार गिरी थी, और अभी भी लगभग एक महीने से लगातार मार्केट गिर ही रहा है। बीच में कभी कभी मार्केट ऊपर उठा, तो यहाँ पर भी देखेंगे कभी कभी बीच में मार्केट कोरोना के समय पर भी उठा था, और सेम सिचुएशन है। हालांकि 30% करेक्ट नहीं हुआ है, लगभग 10% के आसपास ये करेक्शन है अगर हम लोग निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात कर रहे हो तो। और अगर मिड कैप स्मॉल कैप की बात करेंगे तो लगभग 7-8% मार्केट करेक्ट हो चुकी है, और कितना होगी अभी कोई नहीं जान सकता है। तो यहां पर अगर मैं, हालांकि ये तो प्रिडिक्ट कर पाना नामुमकिन कार्य है, लेकिन अगर मैं ये मान करके चलूं कि यहां से हमने एंट्री लिया और यहां पर अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसी दिन अपने यूनिट्स को सेल कर रहा हूं और उसी दिन यूनिट्स को बाय कर ले रहा हूं, इससे क्या होगा, इससे होगा कि ये कि हमारा जो यूनिट्स था वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे, इसको समझते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे जो पैसे की वैल्यू है उस दिन वो 6,27,639 रुपया है। कब, जब मार्केट करेक्ट हो चुका था कोरोना पीरियड में। उसके बाद से उस दिन का जो एनएवी था 19 रुपया 62 पैसा। उसी एनएवी पर जैसे ही मार्केट खुलेगा 9, सवा 9 बजे, उसके बाद से मैं 9:30 बजे तक इसी रेट पर मैं एंट्री भी लूँगा और इसी रेट से मैं एग्जिट भी करूँगा। इसके लिए मेरे पास जो इमरजेंसी फंड है, मान लीजिए 6,27,000, वो मान लीजिए किसी रिटेल इन्वेस्टर के पास है। और अगर इतना, कोई रिटेल इन्वेस्टर ये भी कह सकता है कि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है, तो आप इस प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 1-1 लाख अमाउंट से भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कब अपना ऑल टाइम लो बनाएगा और कब ऑल टाइम हाई बनाएगा ये कोई नहीं जान सकता। तो जैसे जैसे मार्केट करेक्शन पीरियड में है, आप 1-1 लाख अमाउंट से ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 19 रुपया 62 पैसा पर एंट्री भी लूंगा और एग्जिट भी करूंगा। यानी कि सबसे पहले मैं
इस रेट पर एंट्री लेने के लिए जो मेरे पास इमरजेंसी फंड होगा, इतने रुपए से मैं एक रिक्वेस्ट जनरेट करूंगा इतना रुपया इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, इतना रुपया इन्वेस्ट करने के लिए, और सेम डेट पर इतना जो मेरा यूनिट था उसको मैं एग्जिट भी कर दूंगा। अब जो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि मुझे जो यूनिट्स अलॉट होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। कैसे, अब इसको देखते हैं। जैसे कि मेरे पैसे की वैल्यू उस दिन इतनी थी और उस दिन का जो एनएवी था वो इतना रुपया चल रहा था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इतना रुपया जब इन्वेस्ट करूंगा और उस दिन का जो एनएवी था वो इतना रुपया है, तो इससे हमें नंबर ऑफ यूनिट पता चल जाएगा। 19 रुपया 62 पैसा से मैं कैलकुलेट कर देता हूं, तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 31,989 यूनिट्स आ रहे हैं। यानी कि ये वो सेम यूनिट है जो कि हमने मार्केट करेक्ट होने से पहले जब ऑल टाइम हाई पर एंट्री ली थी। इससे फ़ायदा हमें ये हुआ कि देखिए हमने क्या किया कि पैसा सेम अमाउंट का हम रिडीम भी कर रहे हैं और सेम अमाउंट का हम वहां पर पैसा डाल भी रहे हैं। इससे जो हमारा नंबर ऑफ यूनिट है वो कांस्टेंट है। तो जब मार्केट करेक्ट होने से पहले हमने एंट्री लिया उस समय भी हमारे पास इतना यूनिट है, और जब मार्केट करेक्ट हो गया उस समय भी हमारे पास यूनिट है। इससे आपका कंपाउंडिंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम सेम दिन खरीद रहे हैं और बेच भी क्यों रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लीजिए कि आज हमने रिडेम्पशन का ऑर्डर डाला और हम इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारा पैसा 3-4 वर्किंग डे के बाद आएगा उसके बाद हम मार्केट में फिर एंट्री लेंगे। तो ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर जा चुकी है, उस समय आपके जो यूनिट्स हैं वो कम अलॉट होंगे। इससे आपका कंपाउंडिंग वो इफेक्ट कर सकती है। इस वजह से जिस दिन मैं मार्केट से एंट्री कर रहा हूं उसी दिन मार्केट से एग्जिट भी करूंगा। इससे हमारा फायदा ये होगा कि सेम डे के एनएवी के हिसाब से हमें सेम अमाउंट पर उतने ही यूनिट्स हमें कांस्टेंट देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब सिंपल मैथमेटिक्स हम लोग समझते हैं। हमने इन्वेस्टमेंट किया, प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा 10 लाख, जिस पर से हमने जो पैसा निकाला, जो टोटल अमाउंट हमारा मिला वो मिला हमें 6,25,000, 6,27,000 समथिंग था। मैं उसको राउंड फिगर कर देता हूं मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान रखने के लिए। अब यहां पर हमारा लॉस या फिर गेन हम कैसे निकालेंगे, जो टोटल अमाउंट है उसमें से हम प्रिंसिपल अमाउंट को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब टोटल अमाउंट हमारा 6,25,000 है, कितना 6,25,000, इसमें से 10 लाख घटाएंगे तो ये वैल्यू माइनस में आएगी। माइनस आने का मतलब हमें क्या बता रहा है कि ये हमें लॉस हुआ है। क्या हुआ है, माइनस अगर आ रहा है इसका मतलब हमें लॉस हुआ है। अब कितना लॉस हुआ इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 6,25,000 में से 10 लाख मैं यहां पर माइनस कर देता हूं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे माइनस आ गया, यानी हमें लॉस हो रहा है। और कितने का, 3,75,000 का हमें लॉस हो चुका है। अब क्या ये लॉस हमें रियल लॉस है? नहीं, ये रियल लॉस नहीं है। क्यों रियल लॉस नहीं है? क्योंकि जितना यूनिट हमने पहले खरीदा था उतना यूनिट आज भी हमारे पास है। तो ये लॉस हमें हो रहा है, लेकिन इस लॉस का हम लोग फायदा उठाएंगे। आने वाले वर्षों में जो हमारा कैपिटल गेन होगा उससे हम इसे सेट ऑफ करेंगे। कैपिटल गेन पर हमें लॉन्ग टर्म की जब बात आती है तो हमें 12.5% और शॉर्ट टर्म की बात आती है तो हमें 20% का टैक्स देना होता है। अब जो हमारा टोटल टैक्सेबल अमाउंट बनेगा कैपिटल गेन के हिसाब से, उसको आने वाले 8 वर्षों तक हम इसे सेट ऑफ कर सकते हैं। कैसे, इसको समझते हैं। अब आपको 2 पॉइंट को ध्यान में रखना है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है वो आप केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में मुझे 1 लाख का लॉस हुआ और अगले साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मुझे हुआ, ये 1 लाख मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में। और अगले फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए मुझे कैपिटल गेन हो रहा है लॉन्ग टर्म का, और वो मान लीजिए कि 4 लाख का कैपिटल गेन हुआ। तो अब मेरा टैक्सेबल अमाउंट कितना बनेगा, ये जो लॉस हो रहा है उसका जब अगले फाइनेंशियल ईयर में मैं ITR फाइल करूंगा तो ये जो गेन है इसमें से ये वाला मेरा माइनस हो जाएगा। यानी अब मेरा टैक्सेबल गेन कितना बनेगा, 3 लाख बनेगा। और उसमें से 1,25,000 जो हमें रिबेट दिया गया वो और माइनस हो जाएगा। यानी कि अब कितना बच जाएगा, अब ये बच जाएगा 1,75,000। 1,75,000 पर हमें 12.5% के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। साथ ही साथ मान लीजिए कि ये लॉस बहुत बड़ा हो गया, ये लॉस मान लीजिए बहुत बड़ा हो गया, मान लीजिए कि ये लॉस 10 लाख का हो गया, कैपिटल गेन लॉस 10 लाख का हो गया। तो ये लॉस जो है वो आने वाले 8 साल तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। मतलब कि अगले फाइनेंशियल में मुझे 4 लाख का कैपिटल गेन हुआ था, तो इस 10 लाख में से 4 लाख को एडजस्ट कर देंगे तो हमारा 4 लाख कैपिटल गेन जो होगा अगले साल वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस 4 लाख के लॉस को मैंने इस 4 लाख के गेन से सेट ऑफ कर दिया, यानी ये हमारा जीरो हो जाएगा। यानी अगले फाइनेंशियल में हमारा टैक्स कितना बनेगा, जीरो बनेगा। वहीं पर अभी भी हमारे पास 6 लाख बचा हुआ है, तो इस 6 लाख को आने वाले 8 साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसके बारे में आप यहां पर देख सकते हैं कैरी फॉरवर्ड का क्या रूल होता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो लॉस है इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 असेसमेंट ईयर तक। यानी कि
अगले 8 साल तक इस लॉस को हम भरपाई कर सकते हैं अपने गेन से। यहां तक क्लियर हो गया। इसके साथ ही साथ आपको यह समझना है कि जो लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस है वो केवल लॉन्ग टर्म के कैपिटल गेन से ही एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म का कैपिटल लॉस है उसको आप सेट ऑफ कर पाएंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के साथ। मतलब कि अभी जो कोरोना वाला मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, 1 महीने में ही हमने खरीदा और 1 महीने में बेचा, तो यहां पे हमें कौन सा लॉस हो रहा है? यहां पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, क्योंकि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि 1 साल से कम हुआ है उस पर जो हमें गेन या फिर लॉस होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के नाम से जाना जाता है। और अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट जिसको 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है उस पर अगर हमें कोई गेन या फिर लॉस होता है तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर लॉस बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म के कंडीशन में जो लॉस होगा वो लॉन्ग टर्म के गेन से ही केवल एडजस्ट किया जाएगा या फिर सेट ऑफ किया जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म गेन या फिर लॉस के कंडीशन में आपका शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म के साथ भी यहां पर उसको सेट ऑफ किया जा सकता है। यानी कि अभी जो हमने कोरोना का एग्जांपल लिया, 1 महीने में खरीद करके 1 महीने में बेच दिया, तो यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हमें हुआ था। इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस के साथ साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ भी हम इसको सेट ऑफ कर पाएंगे। ठीक है, और ये कब तक कर पाएंगे? आने वाले 8 साल तक कर पाएंगे। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो आपका ऑन पेपर लॉस हो रहा है, क्योंकि आपके जितने यूनिट थे उतने यूनिट तो आपको मिल चुके हैं। बाकी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में नेक्स्ट 8 सक्सेसिव जो असेसमेंट ईयर होगा उसमें आपको जो भी गेन होगा आप इस लॉस से उसकी भरपाई करते रहेंगे और आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो बनती रहेगी। उम्मीद करता हूं यहां तक सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि जो भी आपका लॉस हुआ है वो आपका आईटीआर में शो होना चाहिए, क्योंकि आईटीआर में जब आप इसको दिखाएंगे तब अगले फाइनेंशियल ईयर में, अगले असेसमेंट ईयर में वो जो आपका आईटीआर होता है वो ऑटोमेटिक डेटा फेच करके आपको पोर्टल पर दिखाएगा कि आपका पिछले फाइनेंशियल ईयर में, असेसमेंट ईयर में इतने का लॉस हुआ था जो कि सेट ऑफ किया जा रहा है इतने फाइनेंशियल ईयर के, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के इतने कैपिटल गेन से। तो अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो आपका जो लॉस है वो सेट ऑफ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने आईटीआर फाइल किया है तो अगले नेक्स्ट जो असेसमेंट ईयर आएगा उसमें उसे सेट ऑफ किया जा सकता है, शॉर्ट टर्म वाले को लॉन्ग के साथ भी और शॉर्ट के साथ भी। उम्मीद करता हूं यहां तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो जब भी मार्केट में करेक्शन होती है, हैवी गिरावट देखने को मिलती है, तो वहां पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि एक तो आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरा आप अपने जो भी कैपिटल लॉस होगा उसको आने वाले वर्षों में, क्योंकि ये तो क्लियर है ना कि आज मार्केट में गिरावट हो रही है तो कल मार्केट उठेगा ही, आज रात है तो कल सुबह होगा ही, और नो डाउट आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा लाभ होगा ही। तो क्यों ना हम इस अपने कैपिटल गेन को आने वाले 8 साल तक इस लॉस से कम सेट ऑफ करते रहें और हमारी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करते रहें, या फिर यूं कह लें कि जीरो बनाते रहें। तो इस तरीके से मार्केट गिरावट में आपको पैनिक नहीं होना है, बल्कि आपको उन तरीकों को ढूंढना है कि कैसे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को जीरो कर सकते हैं, साथ ही साथ कैसे आप अपने गेन को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपना रिटर्न जो है वो हाई कर सकते हैं और ज़्यादा मार्केट में पैसा डाल करके। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।